ग्लोबल मैप पर इस वक्त जो टेंशन चल रही है ना, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल्स तक लिमिटेड नहीं है। हम यहाँ दूर बैठकर अक्सर सोचते हैं कि यार ईरान इजराइल के इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हमसे क्या लेना देना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हमारी इंडियन मैक्रो इकोनॉमी की जड़ों को हिला रहा है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की टेंशन नहीं है, इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा इमेजिन करिए, हजारों किलोमीटर दूर कोई मिसाइल फायर होती है और उसका सीधा इम्पैक्ट एक आम भारतीय के किचन बजट, उसके स्टॉक पोर्टफोलियो और उसकी मंथली ईएमआई पर पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और हमारे पर्सनल फाइनेंस के बीच एक बहुत ही गहरी कड़ी है जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है द ग्लोबल चोक पॉइंट। इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी को समझना होगा। सिर्फ 39 किलोमीटर्स, सीरियसली ये कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस वक्त पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें इसी एक छोटे से समुद्री रास्ते पर अटकी हुई हैं। इस 39 किलोमीटर चौड़े पैसेज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। आप इसे ग्लोबल इकोनॉमी की मेन आर्टरी या मुख्य धमनी समझ सकते हैं। जैसे इंसान की कोई मेन नस ब्लॉक होने पर पूरे शरीर में पैनिक मच जाता है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया का 20% तेल और भारत का लगभग 90% एलपीजी इसी रास्ते से होकर आता है। अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो समझ लीजिए पूरा ग्लोबल सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। अब हमारी सिचुएशन देखिए कि हम कितने वल्नरेबल हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और घर में सिर्फ 15% प्रोड्यूस होता है। और इस मैसिव इंपोर्टेड हिस्से का एक बहुत बड़ा पार्ट सीधे मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी इस एक सिंगल रूट पर टिकी हुई है। लेकिन वेट, बात सिर्फ पेट्रोल या डीजल की नहीं है। इस चोक पॉइंट पर और भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। भारत की 1/3 फर्टिलाइजर सप्लाई यहीं से आती है। हमारा $30 बिलियन से भी ज्यादा का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इसी रूट पर डिपेंड करता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात बताऊं, पश्चिम की ओर जाने वाले हमारे इंटरनेट ट्रैफिक का 30% हिस्सा उन्हीं अंडरसी केबल्स के जरिए जाता है जो इस समंदर के नीचे बिछी हैं। मतलब फूड सिक्योरिटी से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ इसी रास्ते से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। शिपिंग रूट्स अंडर थ्रेट। लॉजिस्टिक्स का क्या हाल हो रहा है, अब वो देखते हैं। जरा इस स्टेटमेंट पर गौर करिए। ये जलमार्ग बंद है, यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को जला दिया जाएगा। इस तरह की धमकियों ने लंदन के इंश्योरेंस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। अब जहाज पर असल में हमला हो या ना हो, लेकिन इस खौफ की वजह से ही शिपिंग कंपनियों पर भारी भरकम वॉर रिस्क प्रीमियम लगाया जा रहा है। नतीजा, कार्गो का खर्च रातों रात आसमान छूने लगा है। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर वहां खतरा है तो जहाज कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं ले लेते। इतना आसान नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट सीधा है, तेज है और हमारी रिफाइनरियों को जो सॉर क्रूड चाहिए उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से पूरा चक्कर लगाकर आते हैं तो उन्हें 14 से 20 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका मतलब है रोजाना लाखों डॉलर का एक्स्ट्रा खर्चा और पूरी दुनिया में जहाजों की भयंकर कमी। इकोनॉमी के लिए ये एक डिजास्टर है। और ये क्राइसिस सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है, उसने सप्लाई चेन रिस्क को देखते हुए फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है और एलएनजी का प्रोडक्शन रोक दिया है। जब गैस नहीं मिलेगी तो फर्टिलाइजर कैसे बनेगा, और फर्टिलाइजर नहीं होगा तो खेती पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ये एक ऐसा सेकेंडरी क्राइसिस है जो आगे चलकर फूड शॉर्टेज भी पैदा कर सकता है। सेक्शन 3, रुपया, डॉलर और मार्केट्स। सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अब देखते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे हिट करता है। ये पूरा मार्केट डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, विदेशी इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। वो अपना पैसा मार्केट से निकालने लगते हैं, जिसे हम फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। वो शेयर बेचते हैं और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड एकदम से स्पाइक कर जाती है और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। और फाइनली इसी कमजोर रुपए से तेल खरीदना हमारे लिए और भी महंगा पड़ने लगता है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव नहीं भी बढ़ा, वो $85 पर ही रुका हुआ है,
लेकिन अगर हमारा रुपया कमज़ोर हो गया तो हमें उसी एक बैरल के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। मतलब हम सिर्फ सामान इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की महंगाई को भी सीधे अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, आम आदमी की जेब। माइक्रो लेवल पर इसका क्या असर होता है? 3,000 रुपये। कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केट कीमत इस नंबर को टच कर रही है। सप्लाई इतनी टाइट है और कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अपने शटर गिराने पड़ रहे हैं। ये इस क्राइसिस का असली ज़मीनी सच है। ये डोमिनो इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में हर जगह दिख रहा है। कुकिंग गैस महंगी हो रही है, एयरलाइंस एविएशन फ्यूल महंगा होने की वजह से टिकट्स पर $40 से $90 का सरचार्ज लगा रही हैं। एफएमसीजी कंपनियां श्रिंकफ्लेशन का यूज कर रही हैं, मतलब बिस्किट का पैकेट उतने ही रुपए का है लेकिन अंदर बिस्किट कम हो गए हैं। और जब महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आपकी कार और घर की ईएमआई महंगी हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं ना कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मुझे पेट्रोल के दाम से क्या मतलब, लेकिन क्रूड ऑयल का एक हिडन टैक्स होता है। प्लास्टिक पैकेजिंग, गाड़ियों के टायर, घरों में यूज होने वाला पेंट, ये सब कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ तक कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में जो सल्फ्यूरिक एसिड लगता है वो भी रिफाइनरियों का ही बाय प्रोडक्ट है। तेल महंगा हुआ मतलब लिटरली सब कुछ महंगा हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 9.5 दिनों का इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। ये बफर बहुत ही कम है, इसलिए भारत के लिए डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक नेसेसिटी है। अगर हम भारी मात्रा में गल्फ देशों से तेल खरीदने लग गए तो ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस इस कदर ब्लास्ट होंगे कि कोई उसे संभाल नहीं पाएगा। डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। और अब फाइनली हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, द जियोपॉलिटिकल शील्ड। फ्यूचर की क्या स्ट्रैटेजी है? आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आप सबके लिए। आज हम जिस अग्रेसिव तरीके से सोलार एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए है, या फिर असल में ये हमारी अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल शील्ड है? इस पूरी एनालिसिस का टेक अवे यही है कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी वल्नरेबिलिटीज से आज़ाद होने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है। फ्यूचर में असली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी जब हमारी एनर्जी समंदर के रास्तों से नहीं, बल्कि हमारे अपने देश की धूप और हवा से बनेगी। इस पर जरूर सोचिएगा।